आप सभी का आरजे टॉक्स के नए एपिसोड में स्वागत है। अभी एक फिल्म रिलीज हुई है द कश्मीर फाइल्स, जिसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री रवि शर्मा जी, जो पेशे से एक वकील हैं। तो शर्मा जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि द कश्मीर फाइल्स क्या है और कश्मीर की चर्चा में जो मानवाधिकार चर्चा है वो इससे पहले क्यों नहीं की गई। कश्मीर फाइल कोई मूवी नहीं है। कश्मीर फाइल एक 1990 की घटना है। आजाद भारत की एक ऐसी घटना है जिसमें हिंदुस्तान में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हिंदुओं का पलायन हुआ। यह फिल्म विवेक रंजन अग्निहोत्री जी का यह फिल्म उस सच्ची घटना पर, उस खोज पर आधारित है जिस सच को 30 साल से दबाया गया। यह वह कहानी है जो आज हिंदुस्तान के सामने आया है। लोग जो फिल्में देखने जा रहे हैं उनके मन से जो पीड़ा निकल रही है वो उनके साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। और घरों में भी जब समाचार चैनलों के माध्यम से या अन्य डिबेट में कश्मीर फाइल की चर्चा हो रही है तो आज पूरा हिंदुस्तान उस पीड़ा को महसूस कर रहा है, कश्मीरी हिंदुओं के उस दर्द को महसूस कर रहा है जिसे कहीं आवाज नहीं मिली थी। वो आवाज आज अग्निहोत्री जी ने कश्मीर फाइल के माध्यम से कश्मीर के हिंदुओं को आवाज दी है। तो जब कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ, उनका नरसंहार हुआ, तो उस समय भारत देश खामोश क्यों था? यही सबसे आजाद भारत की सबसे पीड़ादायक और दुर्भाग्यजनक घटना है कि कश्मीर से 5 लाख से अधिक हिंदू पलायन करते हैं। उनका नरसंहार होता है, बलात्कार की घटनाएं होती हैं, उनके घर जला दिए जाते हैं। वे अपने ही देश में शरणार्थी बन जाते हैं, रिफ्यूजी बन जाते हैं। लेकिन एक ऐसा राजनीतिक वातावरण उस कालखंड में भारत की राजनीति में था, चाहे मीडिया हो या तथाकथित बुद्धिजीवियों हो, उनके द्वारा इस पीड़ा को उस रूप में रेखांकित नहीं किया गया जो आज इस फिल्म के माध्यम से रेखांकित हो रही है। और कहीं न कहीं उस पीड़ा के रेखांकित न हो पाने का कारण यह रहा कि जो कश्मीरी हिंदू सदियों से कश्मीर में रहते थे, जो कश्मीर नाम है, जो संस्कृति है, जो भारत के आप जितने अन्य राज्यों के नाम देखेंगे, राज्यों के पुनर्गठन के कारण या अन्य कारण से वे पुराने नाम राज्यों के बदल गए। संभवतः कश्मीर एक ऐसा नाम है उस राज्य का जिसका उल्लेख हमको पुराणों में भी मिलता है, प्राचीन शास्त्रों में भी मिलता है, पंचतंत्र की कहानियां और बहुत से साहित्य कश्मीर में गढ़े गए। अब समस्या यह हुई, वे बेचारे कश्मीरी हिंदू जो वहां अपना जीवन यापन करते थे, शांति से सदियों से रहते चले आए थे, उनको जिहाद के नाम पर उनके ही पड़ोसियों ने, उन शिक्षकों को जिन्होंने जिन विद्यार्थियों को पढ़ाया, उनके आसपास रहने वाले लोगों ने, जो बच्चे उनके घर में छोटे से बड़े हुए, उन बच्चों ने पूरी तरीके से उनका नरसंहार किया, उनका विरोध किया और उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर किया। कश्मीरी हिंदुओं को कोई अन्य देश के लोग आकर उन्हें प्रताड़ित नहीं किए, उनके साथ अत्याचार नहीं किए। कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा का सबसे बड़ा कारण यह रहा, उनको जो पीड़ा झेलनी पड़ी, जो अत्याचार झेलना पड़ा, उनको उन्हीं लोगों से झेलना पड़ा जो उनके पड़ोसी थे, जो उनके आसपास रहते थे, उस दिनचर्या में, उनके आम जीवन में उनके सहयोगी थे। कश्मीरी हिंदुओं को यह बात तब समझ में आई जब उनका पलायन हुआ।
एक जिहाद के नाम पर, धर्म के नाम पर जिस तरह का वातावरण या जिस तरह की पीड़ा, जिस तरह का नरसंहार कश्मीरी हिंदुओं ने झेला है, संभवतः आधुनिक विश्व के इतिहास में ऐसी पीड़ा किसी भी जगह किसी भी लोगों ने नहीं झेली होगी। मतलब ये सिर्फ फील ना होकर एक अनकही सच्चाई है। हाँ, 30 सालों तक जिस सच्चाई को छुपा कर रखा गया, लोगों के सामने नहीं आने दिया गया। अभी हाल के वर्षों में हम 10 साल, 20 साल या 30 साल देखें तो चाहे मानवाधिकारवादी कार्यकर्ता हो तथा कथित सेकुलर हो, मीडिया हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, उनमें जब कश्मीर की चर्चा होती है तब उस कश्मीर की चर्चा में कश्मीरी हिंदुओं का पलायन या कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया गया। आज से पहले भी कश्मीर के विषय को लेकर बहुत सी फिल्में बनी। उस फिल्म में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उस फिल्मों को बनाया, बड़े बड़े कलाकारों ने उसमें काम किया, लेकिन उस फिल्म में जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो टेररिस्ट है, टेररिज्म को या आतंकवाद को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। कश्मीर फाइल्स से पहले हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी फिल्म नहीं बनी जो कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा को रेखांकित करती हो। तो सर, भारत के इतिहास में कश्मीर का कोई उल्लेख नहीं है, मतलब इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है, तो क्या इतिहास को पुनर्लेखन की आवश्यकता है? इतिहास का विद्यार्थी भारत में विशेषकर जब इतिहास विषय का अध्ययन करता है तो चाहे वह सिलेबस पाषाण युग से, वैदिक काल से या सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रारंभ होकर मध्य युग, आधुनिक भारत में 1947 में वो इतिहास का विषय खत्म हो जाता है। आज आप सोचिए, आज से 30 साल पहले की घटना है कश्मीरी हिंदुओं का पलायन। आज के युवाओं को वो दर्द नहीं पता, वो कहानी नहीं पता। यह कहानी केवल उन लोगों में पता है जो शोध के विद्यार्थी हैं, पत्रकार हैं या जिन्होंने वो पीड़ा झेली है। मेरा कहने का मतलब है कि आम पूरे देशवासियों को ये कहानी नहीं पता। उसका कारण यह है कि 1947 के बाद का जो इतिहास है या जो घटनाएं हैं, उसको न तो हमने अध्ययन किया, न बताया गया, बल्कि छुपाया गया। आप यह देखिए कि भारत में विदेशी आक्रांताओं को एक नायक के तरीके से हमने इतिहास में पढ़ा है। एक लुटेरा गजनी से निकलता है और सोमनाथ तक पहुंच जाता है। हिंदुओं के कत्लेआम होते हैं, हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है। इतिहास की ऐसी अनेक घटनाएं जिसमें जिहाद के नाम पर हिंदुस्तान के धार्मिक आस्था के जो मंदिर थे, जो पहचान थी, उन्हें नष्ट करने की कोशिश की गई। आज पुनः आवश्यकता है, जिस प्रकार कश्मीर फाइल एक कश्मीर की घटना, पलायन की घटना पर बनी, वैसी ही फिल्में या इतिहास का पुनर्लेखन जितने विदेशी आक्रांता भारत में आए, उससे पहले भारत क्या था, भारतीय समाज की क्या व्यवस्था थी, ऐसे बहुत से विषयों पर इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता आज महसूस हो रही है। तो सर, ऐसी और कौन सी फिल्में हैं या ऐसे कौन से और विषय हैं जिन पर ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित हो और जिसका चित्रण स्पष्ट रूप से हो, बिना किसी चीज को छुपाए हुए? जिस प्रकार कश्मीर फाइल फिल्म बनी, उसी तर्ज पर भारत विभाजन की कहानी हिंदुस्तान की जनता के सामने आनी चाहिए, क्योंकि 1945 से लगभग 1950 तक का जो इतिहास है,
उसको कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की गई। भारत विभाजन के वो कौन से कारक हैं, किन किन लोगों ने पाकिस्तान के एक नया देश बनने के लिए, धर्म के आधार पर नया देश बनने के लिए अपना मतदान किया। उसके बाद लाखों करोड़ों की संख्या में एक देश से दूसरे देश में लोगों का पलायन हुआ। उस समय भी कत्लेआम हुआ, लोग बेघर-बार हो गए। ये कालखंड 1945 से 1950, जिसमें भारत का संवैधानिक निर्माण, भारत विभाजन और संवैधानिक निर्माण एक कालखंड है। दूसरा आजाद भारत की घटना का एक अनछुआ पहलू है आपातकाल की घटना, इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव निर्वाचन अयोग्य होने के बाद भारत में आपातकाल की घोषणा कर लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए, लोकतंत्र की हत्या की, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई और बेकसूर करोड़ों लोगों को उनकी आजादी छीनकर उन्हें जेलों में ठूस दिया गया। उसके बाद की घटना आती है 1984 का दंगा, इंदिरा जी की हत्या के बाद जो देश में हुआ। गांधी जी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में जिस प्रकार चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या की गई, केरल में हिंदुओं का जिस प्रकार नरसंहार किया गया, और इन विषयों के साथ साथ भारत की जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, चाहे वो जातिवाद के नाम पर हो, चाहे छुआछूत के नाम पर हो, जिस भी कारण से हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित या शोषित हुआ है, उन सभी विषयों पर आज आधुनिक भारत में जब हम आजादी का 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं, इन विषयों को सकारात्मक रूप से तथ्यों के साथ हिंदुस्तान की जनता को, खासकर हिंदुस्तान के युवाओं को समझाने के लिए इस तरह की फिल्में बनाने की आवश्यकता है। तो सर, भारत की जो राजनीति है उसमें हिंदुओं को नजरअंदाज क्यों किया गया? भारत का विभाजन तो धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना दिया गया। भारत एक विविधताओं वाला देश सदैव रहा है, लेकिन 1952 से जो भारत की राजनीति प्रारंभ हुई, उसमें कहीं न कहीं एक तुष्टीकरण की राजनीति की गई। देश को अलग अलग वर्गों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग खंडों में, चाहे क्षेत्र के नाम पर, चाहे भाषा के नाम पर विभाजित कर राजनीति की गई। उसका ही दुष्परिणाम यह रहा कि आज से कुछ वर्षों पहले तक भारत के राजनेता अपने आप को हिंदू कहलाने में या कहने में शर्म महसूस करते थे। आज कुछ वर्षों पहले तक हिंदू इस देश में बहुसंख्यक था, लेकिन न कोई प्रेशर ग्रुप था, न उसकी कोई आवाज थी, न कोई एक पहचान थी। कहने का मतलब यह है कि हिंदू संगठित नहीं था, और हिंदू के संगठित नहीं होने के कारण हिंदुओं की आवाज दबी रही, हिंदुओं की पहचान दबी रही। या इस देश में यूपीए सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया कि भगवान राम काल्पनिक है, भगवान राम जैसी किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, यह एकमात्र काल्पनिक पात्र है। इस तरह की घटनाएं हिंदुओं के एक संगठित न होने के कारण, राजनीतिक दल हों या विचारक हों, उस रूप में, जिस रूप में हिंदुओं की बात, हिंदुओं की समस्या या हिंदुओं के पहचान चिन्ह, हिंदुओं के गौरव लोगों के सामने होने चाहिए थे, हिंदुओं के संगठित नहीं होने के कारण
उन पहलुओं को राजनीतिक दल हमेशा से नजरअंदाज करते आ रहे थे। विश्व के अनेक देशों में, अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे देशों में जैसी क्रांति हुई, तो भारत में ऐसी क्रांति क्यों नहीं हुई? भारत विश्व का सबसे प्राचीनतम देश है। हमारी संस्कृति सदियों पुरानी संस्कृति है। जब आधुनिक विश्व या यूरोप के लोग जब कपड़ा पहनना भी नहीं जानते थे, तब भारत में वेदों की रचना हो चुकी थी। भारत में गणराज्यों की रचना हो चुकी थी। भारत एक सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से समृद्धशाली देश रहा है। भारत की सदैव सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम। भारत का समाज आत्मनिर्भरता का समाज था। इस कारण जिस प्रकार की क्रांति की आवश्यकता फ्रांस में देखी गई, रूस में देखी गई या आधुनिक विश्व में जिन देशों में हुई, हम अगर 1857 की क्रांति देखें या अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारा स्वराज का आंदोलन था, या हम और पीछे चले जाएं, जब विदेशी आक्रांताओं ने भी भारत पर आक्रमण किया, तो जो सैनिक लड़ा करते थे और जो सहभागिता एक आम जन की थी या होनी चाहिए थी, वो उन सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण या उस समय की जो परिस्थितियां या एक सिस्टम ये था कि युद्ध छत्री ही लड़ेंगे, उन कारणों से भारत का पूरा समाज संगठित होकर इन आक्रांताओं का विरोध नहीं कर सका, जिसके कारण विदेशी आक्रांता या लुटेरे थोड़े से झुंड में आते थे और लूटपाट करते थे, हमारे मंदिरों को तोड़ते थे और फिर सुरक्षित वापस चले जाते थे। और जो क्रांति की परिभाषा अन्य आधुनिक विश्व में हुई है, ऐसी क्रांति भारत में नहीं हुई। भारत में क्रांति आधुनिक विश्व में या आजाद भारत में 2014 में एक खामोश क्रांति हुई। वो एक खामोश क्रांति जिसने देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ, हिंदुओं का एक स्वतः पुनर्जागरण हुआ। 2014 से पहले अगर आप भारत की राजनीति देखेंगे तो विभिन्न दलों के कार्यकर्ता या पदाधिकारी जनता के बीच जाकर अपनी बात रखते थे, अपनी योजनाएं बताते थे। 2014 के बाद भी बता रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद एक परिवर्तन यह आया है कि चाहे सोशल मीडिया के कारण हो या लोगों की स्वतः की जागरूकता के कारण है, लोग अब स्वयं अपने आप को, अगर किसी को किसी दल का विरोध करना है या किसी मुद्दे का उसके समर्थन है या विरोध है, आज भारतीय जनमानस को किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या पदाधिकारी की आवश्यकता नहीं उस राय बनाने में। वह अपनी राय त्वरित टिप्पणी करता है। कोई भी घटना होती है, अब एक राजनीतिक दल का सिस्टम पीछे हो गया। आम जनता चाहे किसी के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सोशल मीडिया का इसमें सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि लोगों को जो जानकारियां नहीं मिल पाती थी, लोग पहले मैगजीन के सिस्टम में या कुछ कम न्यूज चैनल या अन्य कोई संचार माध्यम, अब सोशल मीडिया की पहुंच घर घर तक होने के कारण जो राजनीतिक विषय आम जनता के बीच नहीं पहुंचते थे या जिसे एक सिस्टमेटिक रूप से दबा दिया जाता था, उन विषयों की चर्चा नहीं होती थी। जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग, खासकर कम्युनिस्ट वर्ग जो चर्चा करता था या जो राय या जो किताबों के माध्यम से, क्योंकि आप देखेंगे भारत के इतिहास लेखन में या जितने राइटर हैं अधिकतर कम्युनिस्ट राइटर हैं और उन्होंने अपना एजेंडा सेट किया। लेकिन अब सोशल मीडिया ने लोगों को एक खुला संसार दे दिया। वे अब जान भी सकते हैं, अध्ययन भी कर सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं, अपनी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं और जन चर्चा के माध्यम से
जनमत भी बनाते हैं। तो 2014 और 2019 का जो हिंदुस्तान का जनादेश है, आप कल्पना करिए अगर 2014 का जनादेश न होता तो ये कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में भी आज हमारे सामने या हिंदुस्तान के सामने नहीं होती। आज हिंदुस्तान की जनता सजग हुई है, जागरूक हुई है। अब वह सवाल पूछने लगी है। अब वह उन चीजों को हमको बताया गया, अकबर महान है, वो आक्रांता था, हमने पढ़ा है महान है। जिन जिन विदेशी आक्रांताओं ने इस देश को लूटा, इस देश की संपत्ति को लूटा, हमारे धार्मिक मंदिरों पे हमला किया, आज आजाद भारत में उनके नाम पर सड़कें हैं, दिल्ली में सड़कें हैं, बहुत से जगहों के नाम हैं। तो आखिर क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान ने कभी चर्चा नहीं की थी। इस कश्मीर फाइल्स के ही बहाने आज हिंदुस्तान चर्चा कर रहा है। कश्मीर फाइल्स के पक्ष में लोग हैं, उसकी आलोचना करने वाले भी लोग हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले भी लोग हैं। सभी विचारों का स्वागत होना चाहिए और जब तक किसी विषय पर चर्चा होती, चर्चा से ही निष्कर्ष निकलता है, सभी तथ्य सामने आते हैं। सर, कुछ लोग इस मूवी का विरोध भी कर रहे हैं। द कश्मीर फाइल जो मूवी है अभी, उसका विरोध कर रहे हैं, उसे देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर फाइल्स फिल्म का विरोध करने वालों को भी उनकी अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। उन्हें भी भारत का संविधान यह अधिकार देता है कि किसी विषय पर अपनी राय रखें। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ादायक या दुर्भाग्यजनक बात यह है कि इस फिल्म के बनने से या इस फिल्म के रिलीज होने से आज लगभग एक सप्ताह नहीं हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों में, सबके घरों में एक सिहरन पैदा हो गई है। लोग भावुक हो रहे हैं क्योंकि वो स्वयं महसूस कर रहे हैं कि इस घटना हमें क्यों दूर रखा गया, इस घटना की जानकारी हमें क्यों नहीं दी गई। लेकिन जो वोटों की तुष्टीकरण की राजनीति में जिन लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं की आवाज दबाई, अब जब आज विवेक रंजन अग्निहोत्री के माध्यम से, उनकी मेहनत के माध्यम से कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा आज हिंदुस्तान के सामने है, तो निश्चित रूप से वे ऐसे तत्व जो दोहरी राजनीति करते हैं या एक ऐसा लवादा सेक्युलरिज्म के नाम पर या मानवाधिकार के नाम पर और अपने आप को तथाकथित बुद्धिजीवी होने का दावा करते हुए हिंदुस्तान को सच्चाई से इन्होंने दूर रखा। अब उन्हें डर लग रहा है क्योंकि कश्मीर फाइल तो एक शुरुआत है। आज हिंदुस्तान जाग चुका है, हिंदुस्तान में वे परतें भी खुलेगी, पूरे इतिहास का पुनर्लेखन भी होगा और इस फिल्म की सफलता के बाद निश्चित रूप से अन्य फिल्मी जगत के लोग भी जिन जिन विषयों को जानबूझकर दबाया गया था, उन विषयों पर भी फिल्म बनाने के लिए प्रेरित होंगे और हमारे देश का युवा और हमारा देश उन विषयों को नए सिरे से जानेगा, समझेगा, अपनी समझ पैदा करेगा और नए भारत के निर्माण में, भारत के राष्ट्रवाद के निर्माण में, माँ भारती के वैभव को चरम पर पहुंचाने के लिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए एक नया भारत, आत्मनिर्भर भारत खड़ा होगा। जय हिंद, जय भारत।